हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 7। लेक्चर नंबर 7 के अंदर हम जो टॉपिक्स डिस्कस करने जा रहे हैं उनका लिस्ट यहाँ पर दिया गया है। आज के लेक्चर के अंदर जो फर्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है बायो-सावर्ट्स लॉ। उसके बाद सेकंड टॉपिक जो है वो है सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन कूलम्स लॉ एंड बायो-सावर्ट्स लॉ। थर्ड पॉइंट जो पढ़ेंगे वो है रिलेशन बिटवीन परमिटिविटी, परमिएबिलिटी एंड स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। एंड लास्ट में पढ़ेंगे इल्यूस्ट्रेशन 4.5। तो चलिए देखते हैं बायो-सावर्ट्स लॉ। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर का जो फर्स्ट टॉपिक हमारा है वो है बायो-सावर्ट्स लॉ। अब ये है क्या एक्चुअल में? तो फर्स्ट लेक्चर में अपन ने बात की थी, ऑस्टेन ने जैसे बताया था कि करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, बट मैग्नेटिक फील्ड कितना प्रोड्यूस होता है, उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, उसके बारे में हमें पता नहीं है। तो मैग्नीट्यूड जानने के लिए हम बायो-सावर्ट्स लॉ का यूज करते हैं। यानी बायो-सावर्ट्स लॉ की हेल्प से हम करंट के कारण कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ वो जान सकते हैं। दैट मीन्स बायो-सावर्ट्स लॉ इज द रिलेशन बिटवीन करंट एंड द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय इट। अब बायो-सावर्ट लॉ है क्या वो समझने के लिए यहां जैसे फिगर दे रखी है, फिगर ध्यान में लो। फिगर में एक फिनिट कंडक्टर दे रखा है XY, जिसमें से I करंट पास हो रहा है, जिसकी डायरेक्शन यहां शो की गई है। अब सबसे पहले क्या करेंगे अपन, ये कंडक्टर में से जो करंट पास हो रहा है उसके कारण कोई P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कितना प्रोड्यूस होता है वो कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले ये जो कंडक्टर है वो कंडक्टर को इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल यानी एकदम छोटे एलिमेंट के अंदर डिवाइड करेंगे। तो ऐसा इनफाइनाइटेसिमल एलिमेंट डीएल जिसकी लेंथ डीएल हो वो रेड मार्क करके यहां दिखाया गया है। एकदम छोटा एलिमेंट जिसकी लेंथ है डीएल जो यहां पर शो किया गया है। अब एक चीज याद रखेंगे, डीएल लेंथ का एलिमेंट है और उसमें से करंट आई पास हो रहा है, तो आईडीएल को कंबाइनली बोलेंगे अपन करंट एलिमेंट। आईडीएल को क्या बोला जाता है? करंट एलिमेंट। और जो करंट एलिमेंट है उसकी डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन में होती है। ये अपन करंट कैरिंग कंडक्टर पर लगने वाला जो फोर्स है उसके अंदर भी देख चुके हैं। उसमें देखा था अपन ने मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज गिवन बाय वेक्टर F इक्वल टू IL क्रॉस B। और उसके अंदर हमने देखा था IL जो है, IL की डायरेक्शन कौन सी होती है? I की डायरेक्शन। तो सेम वे यहां पर IDL की डायरेक्शन कौन सी होगी? I की डायरेक्शन। बट जो एलिमेंट है वो इतना छोटा है तो उसकी डायरेक्शन दिखाने के लिए अपन क्या करते हैं, जो एलिमेंट है उससे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, जो यहां पर डॉटेड लाइन से ड्रॉ किया गया है। और वो टेंजेंट की डायरेक्शन जो है, जो करंट की डायरेक्शन है, उस डायरेक्शन में हम एरो लगाएंगे तो वो डायरेक्शन हो जाएगी करंट एलिमेंट आइडियल की डायरेक्शन, जो यहां पर दिखा रखा है। अब करना क्या चाह रहे हैं अपन, तो वी वांट टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय दिस एलिमेंट एट पॉइंट P which is situated at R distance। यानी ये करंट एलिमेंट जो आइडियल है उसके कारण P पॉइंट पे जो कि R डिस्टेंस पे है उस पर प्रोड्यूस होने वाला मैग्नेटिक फील्ड हमें फाइंड करना है। अब यहां पर जो करंट एलिमेंट है बहुत ही छोटा है, करंट एलिमेंट छोटा है तो उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो भी छोटा होगा। तो वो मैग्नेटिक फील्ड को अपन डीबी से डिनोट कर देते हैं। नॉर्मली मैग्नेटिक फील्ड को बी से डिनोट करते हैं, बट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द करंट एलिमेंट उसको अगर डीबी से डिनोट करें तो यहां पर अकॉर्डिंग टू बायो-सावर्ट्स लॉ मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यानी मैग्नेटिक फील्ड जो है उसका मैग्नीट्यूड डीबी, मैग्नीट्यूड जो है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट I। जो डीबी मैग्नीट्यूड है वो करंट I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है। उसके साथ साथ
जो लेंथ की जो एलिमेंट की जो लेंथ है डीएल, वो डीएल के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शन में है। डीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डीएल एंड डीबी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। यानी डिस्टेंस जो है आईडीएल एंड आर के बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शन में है। अब इन तीनों को कंबाइन करके, ये तो मैग्नीट्यूड की बात है, अगर वेक्टर फॉर्म में हमें लिखना है तो वेक्टर फॉर्म के अंदर, वेक्टर नोटेशन के अंदर बायो-सावर्ट का लॉ जो है उसको हम कुछ इस तरीके से लिख पाएंगे। वेक्टर नोटेशन के अंदर अगर इसको लिखना है तो बायो-सावर्ट्स लॉ इन वेक्टर नोटेशन, वेक्टर नोटेशन में ये हो जाएगा वेक्टर डीबी वेरीज आईडीएल क्रॉस वेक्टर आर डिवाइडेड बाय आर क्यू। वेक्टर नोटेशन में है इसलिए आर क्यू आया, जबकि मैग्नीट्यूड देखेंगे तो मैग्नीट्यूड अभी देखेंगे, मैग्नीट्यूड जो है वो आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शन में मिल जाएगा एंड आई एंड डीएल के डायरेक्टली प्रोपोर्शन में मिल जाएगा। अच्छा, अब यहां प्रोपोर्शनलिटी साइन अगर रिमूव करना है तो हमें कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट रखना पड़ेगा। तो यहां पर जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है वो है वेक्टर डीबी इज इक्वल टू μ0 डिवाइडेड बाय 4 पाई आइडियल क्रॉस वेक्टर आर डिवाइडेड बाय आर क्यू। जहां μ0 अपॉन 4 पाई जो है, μ0 डिवाइडेड बाय 4 पाई is the proportionality constant। μ0 अपॉन 4 पाई जो है वो है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। अच्छा, अब अगर इसका मैग्नीट्यूड लिखना है तो मैग्नीट्यूड लिखेंगे, मैग्नीट्यूड जब लिखेंगे तब एरो निकाल देंगे, तो मैग्नीट्यूड हो जाएगा डीबी इज इक्वल टू μ0 डिवाइडेड बाय 4 पाई आईडीएल इंटू आर साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर क्यू। क्योंकि ये आईडीएल एंड आर जो है उन दोनों के बीच की वेक्टर प्रोडक्ट है, तो आईडीएल आर साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर क्यू। एक एक आर जाएगा तो ये हो जाएगा स्क्वायर, तो उसके कारण यहां डायरेक्टली लिखेंगे आईडीएल साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, जो कि पहले बताया था कि मैग्नीट्यूड ऑफ magnetic field is directly proportional to current I, length element dl, and inversely proportional to the square of the distance r। अब यहां थीटा की बात करो तो थीटा क्या है, तो थीटा जो है, थीटा इज द एंगल बिटवीन करंट एलिमेंट आइडियल एंड वेक्टर r। ये रहा थीटा। करंट एलिमेंट की डायरेक्शन ये डॉटेड लाइन से शो की गई है, जो पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है उसकी पोजीशन यहां आर दे रखी है, तो उन दोनों के बीच जो एंगल बनेगा सपोज कर लो वो थीटा है। तो dB इज इक्वल टू μ0 डिवाइड बाय 4 पाई, सॉरी हाँ, dB इज इक्वल टू μ0 डिवाइडेड बाय 4 पाई आइडियल साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। याद रहेगा। अब यहां μ0 अपॉन 4 पाई जो है प्रोपोर्शनलिटी जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू μ0 अपॉन 4 पाई, ऐसा यूनिट सिस्टम के अंदर अगर इसकी वैल्यू लेनी है तो इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁷ टेस्ला इंटू मीटर पर एम्पियर। इसका यूनिट याद रखना है हमें, टेस्ला इंटू मीटर पर एम्पियर। μ0 अपॉन 4 पाई इज इक्वल टू 10⁻⁷ टेस्ला इंटू मीटर पर एम्पियर। ठीक है, ये हो गया बायो-सावर्ट्स लॉ। अच्छा, अब बायो-सावर्ट्स लॉ के अंदर यहां देखो तो बायो-सावर्ट्स लॉ के अंदर आइडियल क्रॉस आर यानी वेक्टर प्रोडक्ट है, तो वेक्टर प्रोडक्ट के जितने भी रूल्स अपन ने देखे हैं पहले वो सारे के सारे यहां फॉलो होंगे। अब अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल, अगर आइडियल क्रॉस आर की डायरेक्शन हमें तय करनी है तो क्या करेंगे, आइडियल हमारे लिए फर्स्ट वेक्टर हो गया,
एंड आर जो है वो सेकंड वेक्टर हो गया। तो अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल हम करते क्या है, हमारी जो पाम है, पाम को हम रखते हैं फर्स्ट वेक्टर की डायरेक्शन में एंड उसको फर्स्ट टू सेकंड रोटेट करना है, यानी आइडियल हमारा ये डायरेक्शन में है और आर हमारा ये डायरेक्शन में, यानी हमें ऐसे रोटेट करना है। अगर ऐसे रोटेट करेंगे तो जो थंब है वो थंब क्या शो करेगा, थंब यहां पर शो करेगा रिजल्टेंट वेक्टर यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो यहां पर देखो आइडियल ये डायरेक्शन में, तो आइडियल की डायरेक्शन में मैंने क्या रखा, पाम को रखा है, ये रही। अब ये पाम को मुझे कैसे रोटेट करना है, आइडियल क्रॉस आर। आइडियल क्रॉस आर अगर मैं रोटेट करता हूं तो जो थंब है वो थंब इनवर्ट डायरेक्शन शो कर रहा है। दैट मीन्स यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा पी पॉइंट पे, उसकी डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड इट इज इनवर्ट और इट इज इनसाइड द प्लेन, जिसको अपन क्रॉस से डिनोट कर सकते हैं। तो ये हो गया बायो-सावर्ट्स लॉ। यहां पर जो म्यू जीरो है, म्यू जीरो इज कॉल्ड परमिएबिलिटी ऑफ अ फ्री स्पेस। म्यू जीरो को बोला जाता है परमिएबिलिटी ऑफ अ फ्री स्पेस। ना परमिएबिलिटी होता क्या है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर आपने एप्सिलॉन जीरो के बारे में पढ़ा होगा, दैट इज परमिटिविटी। अब परमिटिविटी जो है वो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी है। सेम वे म्यू जीरो जो है वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, मीडियम की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है। परमिएबिलिटी जो है वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है। अच्छा, अब म्यू जीरो जो है उसके साथ साथ यहां पर अपन ने जो इक्वेशन डिराइव किया है वो पूरा का पूरा इक्वेशन म्यू नॉट डिवाइड बाय 4 पाई है। दैट मीन्स ये पूरा का पूरा इक्वेशन जब मीडियम वैक्यूम हो, मीडियम अगर वैक्यूम है तो वैक्यूम के अंदर ये जो इक्वेशन है या ये जो लॉ है वो यूज में लिया जाता है। अगर मीडियम चेंज होगा तो उसकी जगह पे परमिएबिलिटी जो है वो भी चेंज हो जाएगी, म्यू जीरो की जगह पे वहां पर म्यू लिखेंगे। लेकिन नॉर्मली हमें जो मैक्सिमम इक्वेशन यूज में लेने हैं वो वैक्यूम के लिए लेने हैं, ठीक है। अब सेकंड टॉपिक की बात करते हैं। सेकंड टॉपिक हमारा है सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन कूलम्ब्स लॉ एंड बायो-सावर्ट्स लॉ। फर्स्ट चैप्टर के अंदर हमने जो कूलम्ब्स लॉ पढ़ा है वो कूलम्ब्स लॉ, एंड यहां पर अभी जो बायो-सावर्ट्स लॉ पढ़े उन दोनों के बीच सिमिलैरिटीज क्या क्या है और उनके बीच डिफरेंस क्या क्या है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सिमिलैरिटीज की। अब सिमिलैरिटीज की बात करें तो उसको फर्स्ट पॉइंट में दिखाएंगे। सिमिलैरिटीज की बात करते हैं तो सिमिलैरिटीज में सबसे पहले दोनों ही जो है वो लॉन्ग रेंज है। अब लॉन्ग रेंज होता क्या है, तो जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड लॉन्ग रेंज, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो लॉन्ग रेंज फोर्स होता है। सेम वे ग्रेविटेशनल फील्ड लॉन्ग रेंज है एज वेल एज इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो भी लॉन्ग रेंज है, तो उसके कारण लगने वाला जो इलेक्ट्रिकल फोर्स है वो भी लॉन्ग रेंज होगा। एंड यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं वो मैग्नेटिक फील्ड भी लॉन्ग रेंज होता है, यानी लंबी दूरी तक लगता है, लंबी दूरी तक प्रोड्यूस होता है। तो दोनों ही लॉस जो है कूलम्ब्स लॉ एंड बायो-सावर्ट्स लॉ दोनों ही लॉन्ग रेंज है। उसके साथ साथ दोनों ही जो है इनवर्स स्क्वायर लॉ, दोनों ही इनवर्स स्क्वायर लॉ है। अब इनवर्स स्क्वायर लॉ होता क्या है, यानी दोनों ही जो है वो डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शन में है। दैट मीन्स सोर्स से हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जो है, यानी जिस पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है या तो इलेक्ट्रिकल फोर्स निकालना है, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शन में होते हैं। एंड लास्ट बात करें तो ये दोनों के लिए लॉ ऑफ सुपरपोजिशन, लॉ ऑफ सुपरपोजिशन इज एप्लीकेबल फॉर बोथ।
दोनों पे लॉ ऑफ सुपरपोजिशन। लॉ ऑफ सुपरपोजिशन है क्या? तो जैसे फर्स्ट चैप्टर में बात किया होगी, बहुत सारे चार्जेस के कारण कोई पर्टिकुलर एक पॉइंट पे प्रोड्यूस होने वाला अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो क्या करते हैं अपन, सारे चार्जेस के कारण उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, फिर सबको वेक्टरली जोड़ लो। वैसे ही यहाँ ये चैप्टर में भी फर्स्ट लेक्चर या सेकंड लेक्चर में बात की थी अपन ने, बहुत सारे मैग्नेटिक फील्ड के सोर्सेस हो और उनके कारण कोई पर्टिकुलर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड अगर निकालना है तो क्या करेंगे, सारे सोर्सेस के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है वो निकालो और सबको वेक्टरली जोड़ दो। तो यह है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो दोनों के लिए लॉ ऑफ सुपरपोजिशन जो है वो अप्लाई होता है। तो ये हो गई सिमिलैरिटीज। अब डिफरेंसेस की बात करें तो डिफरेंस जो है, डिफरेंस की बात करें, सबसे पहले डिफरेंस की बात करते हैं। तो फर्स्ट डिफरेंस जो है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस होता है स्केलर सोर्स, जिसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज ये अपन ने सोर्स में भी पढ़ा था, सोर्स ऑफ फील्ड्स के अंदर, कि इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज। अब इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड का जो सोर्स है वो स्केलर है। जबकि मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय वेक्टर सोर्स, और वो वेक्टर सोर्स कौन सा है, तो वेक्टर सोर्स है आइडियल, दैट इज करंट एलिमेंट। करंट एलिमेंट यानी मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होता है वो वेक्टर सोर्स से प्रोड्यूस होता है, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो स्केलर सोर्स से प्रोड्यूस होता है। फिर थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, जो भी डिफरेंस में कैलकुलेट कर सकते हैं उसको भी। थर्ड पॉइंट है इसका, थर्ड जो डिफरेंस है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पोजीशन वेक्टर आर की डायरेक्शन में होता है, इन द डायरेक्शन ऑफ पोजीशन वेक्टर आर। यानी सोर्स से पॉइंट को जोड़ने वाला जो वेक्टर है उसकी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। जो फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा होगा आपने कि पॉजिटिव चार्ज में से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर जाता है, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में निकलता है। पॉइंट चार्ज अगर है तो उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है तो रेडियली आउटवर्ड, एंड नेगेटिव पॉइंट चार्ज है रेडियली इनवर्ड होता है। जैसे कुछ शो किया होगा, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसमें से कुछ इस तरीके से रेडियली आउटवर्ड, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज के अंदर होता क्या है, रेडियली इनवर्ड। ये फर्स्ट चैप्टर में बात की होगी आपने। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन में होता है, जबकि मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो अकॉर्डिंग टू बायो-सावर्ट्स लॉ, वेक्टर प्रोडक्ट है आइडियल क्रॉस आर की। तो बायो-सावर्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो परपेंडिकुलर टू आइडियल क्रॉस आर, और वेक्टर आइडियल एंड वेक्टर आर। यानी मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो आइडियल, वेक्टर आइडियल एंड वेक्टर आर से जो प्लेन फॉर्म होता है वो प्लेन के परपेंडिकुलर होगी, जो हम राइट हैंड थंब रूल या स्क्रू रूल की हेल्प से निकाल पाएंगे। लास्ट पॉइंट की बात करते हैं, जो भी डिफरेंस में कैलकुलेट होगा। लास्ट पॉइंट जो है उसके अकॉर्डिंगली, जैसे हमने इक्वेशन के अंदर देखा, तो बायो-सावर्ट्स लॉ जो है वो, बायो-सावर्ट्स लॉ डिपेंड्स ऑन थीटा। बायो-सावर्ट्स लॉ जो है वो थीटा पे डिपेंड करता है, जबकि कूलम्ब्स लॉ जो है
कूलम्स लॉ इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। कूलम्स लॉ जो है वो थीटा पे डिपेंड नहीं करता है। अब फिगर में जैसे हमने शो किया था कि ये करंट एलिमेंट अगर यहां शो करते हैं, करंट कैरिंग कंडक्टर, यहां पर कहीं एलिमेंट दिखाते हैं, तो एलिमेंट की डायरेक्शन कौन सी होगी? यहां जो टेंजेंट ड्रॉ किया है हमने, टेंजेंट की डायरेक्शन जो डॉटेड लाइन शो की गई है, तो ये टेंजेंशियल डायरेक्शन यानी करंट एलिमेंट की, ये टेंजेंट की डायरेक्शन जो है वो करंट एलिमेंट की डायरेक्शन हो जाएगी। करंट एलिमेंट की डायरेक्शन की बात करें तो करंट एलिमेंट की डायरेक्शन में अगर कोई भी पॉइंट है तो वो पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा। क्यों ऐसा? क्योंकि अगर करंट एलिमेंट की डायरेक्शन में सपोज करो यहां पर कहीं पॉइंट है, तो ये पॉइंट की बात करो तो उसके लिए ये करंट एलिमेंट की डायरेक्शन में है, तो ये पॉइंट के लिए करंट एलिमेंट एंड पोजीशन वेक्टर के बीच का एंगल थीटा हो जाएगा 0। अगर थीटा 0 तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगा। सिमिलरली करंट एलिमेंट की ऑपोजिट डायरेक्शन की बात करें, यानी यहां पर कहीं पॉइंट है, तो करंट एलिमेंट की डायरेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन ये वाली है, जबकि पोजीशन वेक्टर ऐसा नीचे जा रहा है, तो इन दोनों के बीच जो एंगल बनेगा थीटा बनेगा 180, और थीटा 180 बनेगा तो साइन 180 की वैल्यू भी 0 होती है। तो उसके अकॉर्डिंगली अपन बोलेंगे करंट एलिमेंट जो है मैग्नेटिक फील्ड at the point lying on the direction of current element is always 0 because theta is equal to 0 और 180 डिग्री। ठीक है, तो ये हो गई सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस। अब लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन म्यू 0, एप्सिलॉन 0 एंड सी, यानी परमिटिविटी, परमिएबिलिटी एंड वेलोसिटी ऑफ स्पीड इन वैक्यूम दैट इज सी, इन तीनों के बीच का रिलेशन पढ़ना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, चैप्टर 8 के अंदर भी इसका यूज करेंगे अपन। तो वो रिलेशन पढ़ने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे अपन? टेकिंग ए प्रोडक्ट ऑफ म्यू 0 एंड एप्सिलॉन 0, यानी म्यू 0 एंड एप्सिलॉन 0 की प्रोडक्ट ले लेते हैं। एप्सिलॉन 0 मल्टीप्लाइड विद म्यू 0, तो एप्सिलॉन 0 को म्यू 0 से मल्टीप्लाई किया है। अब क्या करेंगे? इन दोनों को 4 पाई से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 पाई से डिवाइड कर लेते हैं। 4 पाई से मल्टीप्लाई किया तो 4 पाई से जो मल्टीप्लाई करूंगा वो एप्सिलॉन 0 के साथ करूंगा, और 4 पाई से जो डिवाइड करूंगा वो म्यू 0 को दे दूंगा। तो क्या हो जाएगा? देखो 4 पाई से मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू म्यू 0, और 4 पाई से डिवाइड कर रहा हूं 4 पाई एप्सिलॉन 0 म्यू 0 डिवाइडेड बाय 4 पाई। ये 4 पाई चला जाएगा, यानी कोई फर्क नहीं पड़ेगा वैल्यूज के अंदर। अच्छा, अब इसकी बात करें तो 4 पाई एप्सिलॉन 0 चैप्टर 1 के अंदर आप लोगों ने पढ़ा होगा कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 जो है उसको बोलते हैं कूलम्स कांस्टेंट दैट इज के, और उसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ 9। 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ 9। तो यहां पर 4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू की बात करूं तो 4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू हो जाएगी 1 डिवाइडेड बाय 9 × 10⁹ 9। जबकि दूसरा पार्ट जो बचा है वो है म्यू 0 डिवाइडेड बाय 4 पाई। म्यू 0 डिवाइडेड बाय 4 पाई की वैल्यू अभी बायो-सावर्ट्स लॉ के अंदर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बताया था अपन ने, तो म्यू 0/4 जो है वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, और उसकी वैल्यू जो है वो है 10⁻⁻7। अच्छा, अब क्या करेंगे? 10⁻⁻7 को नीचे लेता हूं तो 1 डिवाइडेड बाय 9 × 10⁻9 तो थे ही, -7 नीचे जाएगा तो +7 हो जाएगा। 9 + 7 दैट इज 10⁻16।
और 10⁻16 को मैं ये पूरा टर्म जो है 9 का स्क्वायर रूट अगर निकालता हूं तो 3 होता है, और 10⁻16 का स्क्वायर रूट निकाल होता हो वो होता है 10⁻8। तो इसको मैं कुछ इस तरीके से भी लिख पाऊंगा 1 डिवाइडेड बाय 3 क्रॉस 10⁻8 स्क्वायर। वही बात है 3 क्रॉस 10⁻8 स्क्वायर। नाउ 3 क्रॉस 10⁻8 जो है इट इज नथिंग बट द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम क्या है 3 क्रॉस 10⁻8 मीटर पर सेकंड। तो इसकी जगह पे हम c स्क्वायर भी लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1/c स्क्वायर। तो डायरेक्टली हम लोग लिख पाएंगे देयरफॉर एप्सिलॉन 0 इंटू म्यू 0 इज इक्वल टू 1/c स्क्वायर। बहुत ही यूजफुल इक्वेशन है ये। चैप्टर 8 के अंदर हम ऐसे लिखेंगे c इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट म्यू 0 इंटू एप्सिलॉन 0। एक ही इक्वेशन है। चलो एग्जाम्पल 4.5 के क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। एन एलिमेंट डेल्टा एल इज इक्वल टू डेल्टा एक्स आई कैप is placed at the origin and carries a large current I is equal to 10 ampere जो फिगर में दे रखा है। What is the magnetic field on the y-axis at a distance of 0.5 meter? Delta x is equal to 1 centimeter। यानी यहाँ पर फिगर में शो किया गया है जो करंट एलिमेंट है वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की ओरिजिन पे है, जिसमें एरो की डायरेक्शन में करंट पास हो रहा है 10 एम्पियर। डेल्टा एल जो है वो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में है। हमें पूछा गया है कि वाई एक्सिस पे 0.5 मीटर डिस्टेंस पे एक पॉइंट पी दिया हुआ है, वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। की हेल्प से एक लौता एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्जाम्पल 4.5। अब एग्जाम्पल में कुछ डेटा दिया रखा है, उसके अकॉर्डिंगली डेल्टा एक्स लेंथ का एक करंट एलिमेंट है जिसमें से 10 एम्पियर करंट एक्स डायरेक्शन में पास हो रहा है और एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में करंट एलिमेंट है। अब उसके परपेंडिकुलर वाई एक्सिस पे 0.5 मीटर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट पी दिया हुआ है। हमें ये करंट एलिमेंट के कारण पी पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है वो फाइंड करना है। तो जो डेटा दे रखा है वो ये रहा, I इज इक्वल टू 10 एम्पियर। वेक्टर डीएल इज इक्वल टू दिया है डेल्टा एक्स आई कैप, बुक में दिया हुआ है ऐसा, डीएल या डेल्टा एल दिया है। तो डीएल वेक्टर डीएल इज इक्वल टू डेल्टा एक्स आई कैप, यानी इसका मैग्नीट्यूड डेल्टा एक्स जितना है एंड आई कैप क्या शो कर रहा है, आई कैप शो कर रहा है कि डीएल जो है उसकी डायरेक्शन एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में है। अब डेल्टा एक्स की वैल्यू दे रखी है, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो तो हो जाएगा 10⁻⁻2 मीटर। वेक्टर आर इज इक्वल टू आर जे कैप। वेक्टर आर यानी वेक्टर आर जो है वो पोजीशन वेक्टर है, यानी करंट एलिमेंट से जिस पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है उसका पोजीशन वेक्टर। अब उसका मैग्नीट्यूड दे रखा है 0.5 और वो डायरेक्शन कौन सी शो कर रहा है, वाई एक्सिस की डायरेक्शन। तो यहां पर मैंने लिखा वेक्टर आर इज इक्वल टू आर जे कैप, वेयर आर इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर और वो आर की वैल्यू दे रखी है हमें 0.5 मीटर। हमें पूछा गया डीबी फाइंड करो, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करो। अच्छा, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए बोला है तो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है तो उसके साथ हमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों ही फाइंड करनी पड़ेगी। डायरेक्टली फाइंड कर पाएंगे अपन क्योंकि बायो-सावर्ट लॉ का वेक्टर नोटेशन हम पढ़े हैं। तो अकॉर्डिंग टू बायो-सावर्ट लॉ क्या था इक्वेशन, वेक्टर डीबी इज इक्वल टू म्यू 0 डिवाइडेड बाय 4 पाई आइडियल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर डिवाइडेड बाय आर क्यूब। अच्छा, इज इक्वल टू म्यू 0 डिवाइडेड बाय 4 पाई आइडियल आई तो एज इट इज रहेगा, डीएल वेक्टर डीएल इज इक्वल टू डेल्टा एक्स आई कैप है तो वो वैल्यू पुट कर दो, आई डेल्टा एक्स आई कैप क्रॉस वेक्टर आर की जगह पे आर जे कैप, तो आर जे कैप डिवाइडेड बाय आर क्यूब। अच्छा, सॉल्व करते हैं तो म्यू 0 डिवाइड बाय 4 पाई। अब आई डेल्टा एक्स एंड आर जो है वो तो मैग्नीट्यूड हो गए तो मैग्नीट्यूड को बाहर ले लो, आई डेल्टा एक्स इंटू आर तो बचेगा आई क्रॉस जे। आई कैप एंड जे कैप दोनों यूनिट वेक्टर से उनके बीच वेक्टर प्रोडक्ट होगी तो
आई कैप क्रॉस जे कैप डिवाइडेड बाय आर क्यूब। अब ये आर यहां से एक आर जाएगा, एक आर ये कटा तो आर क्यूब की जगह पे नीचे हो जाएगा आर स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा डीबी इज इक्वल टू म्यू जीरो डिवाइडेड बाय 4 पाई आई डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इंटू के कैप। क्यों के कैप? क्योंकि आई क्रॉस जे होता है के, जो आगे के लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो म्यू जीरो डिवाइड बाय 4 पाई की वैल्यू हमें पता है 10⁻⁷ है, आई की वैल्यू 10 एम्पियर दे रखी है, डेल्टा एक्स की वैल्यू 10⁻² है, एंड आर स्क्वायर की वैल्यू 0.5 स्क्वायर। 0.5 स्क्वायर इसको अपन 5 क्रॉस 10⁻⁻1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अब 5 क्रॉस 10⁻⁻1 का स्क्वायर लिखो तो ये हो जाएगा 25 क्रॉस 10⁻²। और ये सारी वैल्यू पुट करके अगर सॉल्व करते हैं तो वैल्यू मिलती है हमें 4 क्रॉस 10⁻8। डायरेक्शन है उसकी के कैप एंड यूनिट आएगा टेस्ला। तो dB इज इक्वल टू 4 क्रॉस 10⁻8 के कैप टेस्ला। थैंक यू।